लोग कहते थे ना कि टाटा की रिलायबिलिटी नहीं है भाई, सच में नहीं निकली। ठीक है, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गाड़ी में कोई दिक्कत आएगी। मैंने रेस दी बाहर, मैंने देखा इंजन ऑयल पड़ा है सारे उसमें, 70-80 की स्पीड पे भी वैसे मोड़ी इधर उधर कॉर्नरिंग वगैरह करी है। गाड़ी थोड़ी सी टेढ़ी जरूर होती है बट हाँ कोई डर नहीं लगता मेरे को इतना। जैसे मान लो अपने यहाँ घुमाया, जैसे रिटर्न आएगा ना तो पूरा फिर यहाँ के रुक जाता है, यहाँ से यहाँ लाना पड़ता है। बहुत अच्छा खासा हेडरूम इसके अंदर बच रहा है। मजाक से हट के बहुत तगड़ा। हाँ स्पेस बहुत अच्छा, मतलब स्पेस के मामले में मुझे नहीं लग रहा। स्पेस के मामले में एक चीज भी कह दूंगा, मेरे को लगता था अल्ट्रोज में अच्छा खासा है, इसमें अल्ट्रोज से बहुत ज्यादा। ये सुन सकते हो आप लोग। और गाड़ियों का 3 सिलेंडर है ना, मैं गारंटी कर रहा हूँ इतनी रिफाइंड नहीं होगा किसी भी कार का, चाहे कोई सी लेके आओ। फ्रंट सीट में तो ठीक है, फिर भी पीछे वाली में काफी कम है, थोड़ा ऐसी है भाई, स्टूल टाइप की सीट है इसकी। ये जो पर्पस इसको हल करना चाहिए वो है माइलेज का। क्या माइलेज निकल रही है भाई गाड़ी की? स्टार्टिंग में कैलकुलेट करी थी 35-36 से बड़े प्यार से आई। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और फ्रेम के अंदर आप लोग देख रहे हैं एक नहीं दो वैगन आर। ये अपनी वाली है, बट जो साइड में आप देख रहे हैं इसका नंबर मैं पहले आपको दिखाता हूँ। नंबर आप पढ़ सकते हैं 3810। किसकी कार है, कब परचेज हुई है, सारा कुछ सीन समझाने वाला हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। लोकेशन अगर आप देख के समझ सकते हैं तो थोड़ा सा कमेंट के अंदर बताना। अगर अब भी समझ नहीं आया तो इस कार के ओनर को बुलाते हैं, आ जाओ भाई। तो मिलिए मिस्टर अवीर से, फिर से सेम बैकग्राउंड, बट भाई कार चेंज हो गई है यार, क्या सीन है? बदल ली जैसे कपड़े बदलते हैं वैसी गाड़ी बदल ली है। तो भाई थोड़ा सा आप बताओ भाई क्या कुछ इस कार की आने की स्टोरी रही। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, भाई के पास थी टाटा ऑल्ट्रोज डीजल BS6 फेज 2 2023 एग्जैक्ट 2023 मॉडल। उसकी डिलीवरी भी लेके आए थे, वीडियो बनाई थी बाकायदा। बाकी मेरे चैनल की ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीडियो थी वो कार। मेरा चैनल मोनेटाइज करा के गई, मेरा भी भाई का भी, हमारा धंधा पानी चला के गई और बेचारी चली गई है। तो भाई बात करेंगे कितनी चली थी वो गाड़ी अपनी? भाई वो चली थी 31,000 किलोमीटर। 32,000 चली थी। और भाई क्या हुआ उसके साथ? भाई उसके एक्चुअली इंजन में कमी आई थी, और लोग कहते थे ना कि टाटा की रिलायबिलिटी नहीं है भाई, सच में नहीं निकली। हम सोचते थे पेट्रोल वाली की नहीं है, डीजल की तो होगी। हम यही सोचते थे कि भाई पेट्रोल वाली टाटा का तो समझ आता है, बट हमने देखा है कि यूजुअली डीजल जो है, अब आप सफारी का और हैरियर का बोलेंगे, वो टाटा का इंजन नहीं है, वो फिएट है। जो अल्ट्रोज में आता है वो टाटा का है, जो नेक्सॉन में आता है वो भी हाल से तो सेम इंजन है। और जो पहले आते थे भाई टाटा का डीजल में बहुत नाम था, टाटा चलता है डीजल के नाम से, पेट्रोल में सक्सेस नहीं था टाटा। पेट्रोल में पहले सक्सेस, तो हमें ये था कि डीजल ले रहे हैं तो हमें तो क्या ही दिक्कत आएगी। और मैंने तो उस गाड़ी की जहाँ 4 सर्विस होनी थी, मैंने जहाँ उसकी 2 होनी थी ऑयल चेंज, मैंने उसके 4 बार कराए थे। उसका इंटरवल था 15,000। उसका इंटरवल ऐसे होता था, मतलब 7,500 पे चेकअप, 15,000 पे ऑयल चेंज, फिर 22,500 पे चेकअप, फिर 30,000 पे ऑयल चेंज। मतलब उसका ऑयल चेंज होना था 15,000 और हर 7,500 में होता था चेकअप। मैंने क्या कराया था 7,500 पे भी ऑयल चेंज, अच्छा 15,000 पे होना था तब भी कराया, 22,500 पे नहीं होना था तब भी कराया, और 30,000 की तो जस्ट सर्विस हुई थी उसके जाने से थोड़े टाइम ठीक है। और मैं टाटा जाता था, वो भी लोग, जब मैं पहली बार गया था ना, जब 7,500 वाली सर्विस थी, तो मैं वहाँ गया, मैं कहा इसका ऑयल चेंज भी करना है। वो टाटा वाली वैसे कहते सर अभी नहीं होगा, मैं कहा करना है, कहते सर फिर 15,000 पे मना नहीं कर सकता ऑयल चेंज की। मैं कहा क्यों मना करूंगा, मैं कराओ तुम। वो तो नहीं लग रहा था कि मैं अभी करा लूंगा, मैं फिर 15,000 किलोमीटर छोड़ दूंगा, नहीं कराऊंगा। मैंने उसका 4 बार ऑयल चेंज कराया था, जहाँ उसका 2 बार होना था। डिस्क चेंज हो चुकी थी उसकी, उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था उसकी डिस्क में, ब्रेक जटरिंग का इशू था उसके अंदर। और क्या इशू था, यही था मेजर इशू, तो यही था मोस्टली। और उसके बाद क्या होता है कि हमारा मतलब ऐसे प्लान बना था बीच में गाड़ी बदलने का, क्योंकि उस गाड़ी के साथ एक आध कुछ ऐसे सीन वगैरह हुए थे, तो वो होता है कि ना कि लोहा जचा नहीं, समझ गया, वो वाली चीज थी। लाइक थोड़ा वही होता है भाई, कोई कुछ भी कह ले कि सुपर स्टेशन है, फलाना है, ठीक है, हम तो मानते हैं भाई, थोड़ा हम मानते हैं। तो हमारे घर में था ऐसा कि यार थोड़ा सा गाड़ी का लोहा जचा नहीं, क्योंकि पता उसमें ये होता था, हमसे वो गाड़ी कभी नहीं लगी, कोई ना कोई अगला आके मार जाता था। वो 1 साल पुरानी गाड़ी में 10 जगह निशान पड़े हुए थे, चारों कोनों में से कहीं ना कहीं मारी रखी थी वो किसी न किसी ने। ठीक है, शीशा भी चेंज था उसका, हाँ उसके शीशा वगैरह भी चेंज हो रखे थे एक बार। तो फिर हमारे मन में आया कि बदल लेते हैं। ठीक है, फिर रनिंग कॉस्ट क्या पड़ रही थी उसकी? भाई उसकी रनिंग कॉस्ट मैंने मजाक सेट के कभी कैलकुलेट नहीं करी, मतलब सही थी यार, इतनी ज्यादा कम नहीं थी उसकी, एवरेज अच्छी थी। बट हाँ एक चीज है, नई गाड़ी, मैं जैसे पलवल से फरीदाबाद रनिंग है मेरी, मैं जिनको नहीं पता मानव रचना में पढ़ता हूँ, तो मैं यहाँ से जाता हूँ तो
मेरा मतलब टोटल रनिंग दिन का लगभग 100 किलोमीटर हो जाता है। यहाँ से ठीक है। 45 किलोमीटर कैंपस है, हाँ फिर भी यहाँ घर आके भी एक थोड़ी बहुत चल जाती है। ठीक। तो भाई मेरे को स्टार्टिंग में उस गाड़ी ने 26-27 की एवरेज दी थी हाँ मेरी नॉर्मल रनिंग में। और बाद में भाई फिर लास्ट में आते आते वो 20 से ऊपर नहीं गई। उसमें मैंने उस गाड़ी से 29 की भी एवरेज निकाली। बिल्कुल निकाली और वो भी होगी। पलवल से फरीदाबाद में ही निकाली है। हाँ क्रूज था ना उसके अंदर, क्रूज हाँ, कंट्रोल। उसमें क्रूज था, मैं क्रूज पे लगा देता भाई। क्रूज के बावजूद पर फिर वो 20 के आसपास देने लगी। पहले तो उसमें 2-3 महीने हो गए, मैंने ध्यान नहीं दिया। सर्विस भी करा लाया, मेरे को लगा सर्विस के बाद ठीक हो जाएगी। सर्विस के बाद कोई 1-1.5 महीना ही चली होगी वो। मेरे हिसाब से नवंबर या दिसंबर में सर्विस करा के लाया था। हाँ फिर वो फिर भी एवरेज नहीं देती थी। फिर क्या हुआ, जैसे फिर प्लान बना कि भाई इसको निकाल देते हैं, अपनी कोई ले लेंगे और ऐसी क्या कहते हैं डेली रनिंग के लिए। हमने वैसे सोच से पहले रखा था अगर निकालेंगे तो यही लेंगे, वैगन आर ही लेनी है और सीएनजी लेनी है। वैगन आर नहीं लेते, चलो फ्रोंक्स ले लेते, बलिनो ले लेते, स्विफ्ट ले लेते, बट सीएनजी लेते। ये हमारा पक्का था। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता, जब वो गाड़ी आई थी मैं था हॉस्टल में, फिर मैंने दिया हॉस्टल छोड़, मेरी फिर होने लगी रोज की अप डाउन। फिर मैं वो लेके जाता था। भाई देखो हाल से वो इतनी महंगी नहीं पड़ती पेट्रोल गाड़ी के कंपैरिजन। पेट्रोल गाड़ी दिन का 1500 का तेल खाती मेरा उसमें। वो खा रही थी मेरा 600-700 का डीजल दिन का। बट हमें यार सीएनजी और भी सस्ती पड़ेगी काफी, तो फिर यही ले लेते। और जब आगे भी डेली ही रनिंग करनी है तो यही ले लेते। तो भाई क्या वो मैं गया कार्स 24 पे फरीदाबाद में, पलवल में तो है नहीं उनका। भाई उन्होंने रैंडमली लगवाने गया वैल्यू उसकी। मैं बस देखने गया कि मार्केट में वैल्यू क्या है। तब भाई मैं गया, उसने चेकअप वगैरह किया बंदे ने। उसने जैसे वो इंजन वगैरह देखने लगा ना। अब भाई देखो मेरे को गाड़ी की वैसी नॉलेज होती है फीचर्स की, मैकेनिकल की, पर्सनली मेरे को इतनी नहीं थी। ठीक है, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गाड़ी में कोई दिक्कत आएगी। और अगर आती भी तो अब एक चीज सोचो, मैं 30,000 पे सर्विस करा के लाया था उस गाड़ी। उस गाड़ी का चेकअप 31,000 पे हुआ था, मात्र 1,000 किलोमीटर बाद। अगर उस गाड़ी में कोई दिक्कत होती, सर्विस सेंटर वालों को गाड़ी चेक तो करते हैं, उनको नहीं पता चलती। बिल्कुल ठीक है। तो फिर क्या हुआ, उस बंदे ने चेकअप किया, उसने निकाली डिपस्टिक निकाली। फिर उसने रेस दी ना, उसने मेरे को बोला कि अब एक बार गाड़ी में बैठ के रेस दो। वो फोटो वोटो खींचने में लग रहा, समझ गया। मैंने रेस दी, बाहर मैंने देखा इंजन ऑयल पड़ा है सारे उसमें। मैंने कहा ये क्या हुआ? कहता बैक प्रेशर कैसे बन गया? वो मेरे से पूछने लगा। वो भी तेरे से पूछ रहा, आपकी तो गाड़ी 30,000 चली है। मैंने कहा भाई मेरे को तो खुद ही नहीं पता, 1 महीने पहले तो सर्विस हुई है गाड़ी की। वहाँ से फिर मेरा थोड़ा सा वो मूड सा चटका भाई। मैं कहा यार ये क्या कमी आ गई गाड़ी में। मैंने फिर थोड़ा यूट्यूब वगैरह पे देखा, मेरे को और अल्ट्रोस दिखी जिनमें बैक प्रेशर की दिक्कत है। नेक्सॉन में भी है, नेक्सॉन वगैरह। मैं नेक्सॉन में इतनी नहीं है, पर्टिकुलर अल्ट्रोस में ज्यादा है। और मेरे को 2-4 वीडियो मिले, मैंने देखा कि उनके में भी ऐसी दिक्कत आ रखी है। फिर मैंने थोड़ा और रिसर्च की दिक्कत क्या है, क्यों है। तो उसमें ये पता चला कि आपकी जो हेड गैस्केट होती है, हो सकता है वो कहीं से थोड़ी बहुत फट गई हो या कुछ हुआ हो। तो उससे क्या होता है, आपका कंप्रेशन लीक होने लगता है। कंप्रेशन लीक होने लगता है। और फिर उसका सबसे बड़ा डीजल इंजन का ना मेन इशू यही है। कोई भी डीजल गाड़ी लेता है सेकंड हैंड कैसी, सबसे पहले हर को यही चेक करता है, बैक कंप्रेशन चेक करता है। क्योंकि पेट्रोल में तो होता नहीं होता, डीजल में होता है। पेट्रोल में होता है, बट पेट्रोल में उस तरीके का नहीं होता जितना डीजल में होता है। तो कोई भी आप गाड़ी को उसको कहीं भी ले जाते, अगला आदमी सबसे पहले छुट्टे डिपस्टिक निकालता है। डीजल गाड़ी में यही देखते हैं सबसे पहले लोग, सबसे पहले डीजल इंजन की कमी यही होती है। और पर बात यह है कि उस कार्स 24 वाले मेरे को बताया कि भाई ये दिक्कत तो गाड़ी में 1-1 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी नहीं आनी, बिल्कुल नहीं आती। फिर वहाँ से फिर मैंने एक जगह और दिखाई, स्पिनी पे दिखाई। उसने भी चेक करी, वो भी यही कह रहा था कि भाई साहब ऐसे ऐसे है। फिर मैं घर आ गया भाई। फिर क्या कहते हैं वैल्यू है कार्स 24 वालों की, उनकी वैल्यू भाई 3,94,000। अरे भाई साहब 4 लाख भी नहीं था। और कितने की गाड़ी थी वो? 11 लाख की गाड़ी। 11 लाख रुपए की गाड़ी, साल भी नहीं हुआ था। 4 लाख रुपए दे रहे हैं उसके। 4 लाख रुपए। उनकी कॉल आई, तो कहते सर ऐसा ऐसा। मैं कहा भाई हाथ जोड़ी की बात है, रहने दे। उन्हें ये लग रहा होगा ना कि अब तो बंदा बेचेगा ही मजबूरी में। उनको ये लग रहा था कि भाई कमी है तो वो तो बेचेगा ही ऐसे ऐसे। और एक चीज है, मैं आफ्टर मार्केट उन पे भी गया, थर्ड पार्टी डीलर्स पे भी गया। हर किसी ने मेरे को यही बोला कि भाई साहब आप क्यों ही बेच रहे हो 1 साल पुरानी गाड़ी, इसकी वैसी मार्केट में कुछ इज्जत नहीं है टाटा की, आपको अभी वैल्यू नहीं मिलेगी। आपको जो अभी मिल रही है वही आपको 2 साल बाद मिल जाएगी ज्यादा। फिर और इधर उधर फिर बात चली, मैंने पता किया, तब भी कोई ज्यादा बढ़िया वैल्यू नहीं आई। एक चीज और रोकूंगा भाई, आप इसको ठीक कराने की नहीं सोची आपने? भाई मैंने यूं नहीं सोची, क्योंकि मेरे को गाड़ी चाहिए रोज। और मेरे को एक चीज पता थी, अगर ये लोग एक सर्विस करने में पूरा मेरा दिन खा जाते हैं, पहली बात तो वो चीज वारंटी में चेंज करते हैं। और मैंने डिस्क के टाइम पे देख लिया, इनकी वारंटी बहुत रुलाया था भाई तेरे को। बहुत ये रोज आते हैं, पर ये वारंटी नहीं है, ये वारंटी में कुछ नहीं देंगे। और मेरे हिसाब से ये हर कंपनी में होता होगा, मेरे साथ भी हुआ था। मैंने चलो कर उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सर्विस सेंटर वाले वारंटी में पार्ट रिप्लेस करने मर जाएंगे नहीं करेंगे। तो मेरे को ये था, मैं कहा ये सरदर्दी तो मैं नहीं झेलने का भाई।
तो मैंने सोचा, मैं कहा जितने की जा रही है, कितना 50,000 कम में चली जाएगी। मैं कहा दे दा के छोड़ो इसे, अपनी वैगनआर ले आएंगे, बात खत्म। अब फाइनली गई कितने की वो? भाई वो गाड़ी गई टेक्निकली 590। अच्छा, अब वो कैसे चार्जेस काट लिए उसके अंदर उन्होंने? 6-5 की बोली थी उन्होंने मेरे को। बिल्कुल। अब जब मैं पहुंचा, कहते सर ये हमारी फीस कटेगी। मैंने कहा ये क्या बात, ये क्या बात हुई? ये वही वाली बात होती है। और ये भी मैं बताता हूँ, उससे पहले का बताता हूँ थोड़ा। मेरे पे स्पिनी वालों का ऑफर आता है, उनका आया उनका शायद 590 का या फिर 6 लाख का ही ऑफर आया। मैंने उन्हें फिर उनकी कॉल आई कि सर ये ऑफर है, आपको क्या करना है? मैंने कहा और बढ़ा दूँ, 6.25 कर दो, मैं आज ले जाऊँ। मैंने उनसे ये बोला। अब फिर उन्होंने कि सर इतना तो नहीं होगा, कोशिश कर लेता हूँ। उन्होंने 6-10 तक ले गए ऑफर वो। ठीक। फिर मैंने और इधर उधर पता किया इतने। उसके बाद मैंने उन्हें फिर बोला, मैं और बढ़ा दो भाई इसमें कुछ। भाई देखो हम तो मिडिल क्लास आदमी, हम तो अपनी गाड़ी जितनी खरीदी, जितनी ज्यादा वैल्यू निकाल सकते हो उतने की कोशिश तो करेंगे ही निकालने की। नहीं हुआ। फिर लास्ट में क्या हुआ, फिर Cars24 वालों का फिर आया। कहते सर आप क्या करना चाहेंगे आपकी गाड़ी की वैल्यू? मैं कहा भाई तुम तो मेरे को कूड़े का भाव दे रहे हो गाड़ी का, 4 लाख रुपए भी नहीं दे रहे। तो सर आपकी क्या डिमांड है? मैंने कहा 6.5, क्योंकि मेरे को पता था जितनी ज्यादा बोलूंगा उतनी तोड़ेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। मैंने 6.5 बोला। कहते सर इतनी तो नहीं हो पाएगी। मैंने कहा भाई जितनी हो सकती है उतनी करके बताओ। कहते सर 6, अगर 6 तक पहुंच जाती है मैं कॉल बैक कर ले। मैं कर लेना। थोड़े दिन बाद कॉल आती है, सर 6.5 हो गई है। फिर मैंने थोड़ा घर पे बात करी, फिर हमने ये सोचा कि भाई और सरदर्दी नहीं झेलनी, बिल्कुल नहीं झेलनी, क्योंकि और हफ्ते भर हो गया था उसे, क्योंकि यार पढ़ाई वगैरह का भी बहुत लॉस होएगा फिर उससे। हफ्ते भर वैसे ही चला रहा दिक्कत के साथ, मेरे को ये था कि और ना हो जाए कुछ। बिल्कुल सही बात है, सीज होने का ही सिस्टम होता है फिर उसके बाद तो फिर मैंने सोचा, मैं कहा छोड़ो दे के खत्म करो। तो 6.5 की वो उसने बोला था कि जो डीलर ले रहा है गाड़ी वो 6.5 की ले रहा है, आपके खाते में 590 आएंगे। अच्छा, मैं कहा कोई नहीं भाई। फिर अब वो दिल पे पत्थर रख के देनी थी, देनी पड़ी, क्योंकि वो आदमी का सर घूम जाता है कि यार और सरदर्दी नहीं झेल सकते। तो फिर हमने वो दे दी, फिर अपना ये ले आए बस। चलो जी, तो भाई थोड़ा अब इसकी तरफ आ जाओ। अब इससे रिलेटेड बात करेंगे तो ये थी कहानी ऑल्ट्रोज से वैगनआर के ऊपर शिफ्ट होने की। 10 मिनट हमने लगभग इसी को कवर इसलिए करा क्योंकि भाई देखो रियलिटी हमने बताई क्या कुछ रीसेल है टाटा की कार्स की। देखने को तो आपको इंटरनेट पे 1,500 वीडियो मिल जाएंगे। बिल्कुल मिलेंगे, स्टोरी बहुत ही, इसलिए उसमें टाइम लगा। हाँ ठीक है, तो फाइनली भाई इसको ले आए हो। कितनी चल गई है अब? ये अभी ऑलमोस्ट 5,4700 कुछ किलोमीटर। यार महीना हुआ है गाड़ी को, 5,000 चला दिए भाई ने। ठीक है, और इसके साथ तेरे को वारंटी कितनी मिली है? तूने एक्सटेंड कराई है? एक्सटेंड नहीं कराई, 3 साल 1 लाख किलोमीटर। हालांकि देखो क्वेश्चंस में फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं खुद गया था गाड़ी की डिलीवरी के अंदर, सारी डॉक्यूमेंटेशन मैंने कराई थी। करने गया था तभी भाई के साथ हाँ, गया था, डिलीवरी में भी भाई। और हालांकि ऑल्ट्रोज भी सेल आउट करी थी तब भी मैं गया था साथ में। तो खैर ठीक है, 3 साल 1 लाख किलोमीटर की। तो भाई क्या टारगेट है इसको चलाने का? भाई इसका तो मेरा टारगेट था अल्ट्रोज के साथ भी था। हाँ, कि उसको तो अच्छा 1.5-2 लाख किलोमीटर आराम से चलाएंगे। रोज की रनिंग शुरू होगी, सक्सेस नहीं हो पाया। वो नहीं हो पाया तो कोई नहीं भाई। इसका तो ये तो पता है ना, ये लोग ये धोखा ये नहीं दे सकता भाई धोखा। तो इसका तो भाई मेरा इसका कोई वो है नहीं प्लान कि कभी बेचेंगे। हाँ, ये तो मतलब चाहे लोकल में दूध, हाँ ये घर की सेकेंडरी कार बन जाएगी ज्यादा से ज्यादा। हाँ, 4-5 साल बाद जब भी होगा कोई बड़ी गाड़ी ले लेंगे, लाइक क्रेटा ले ली, सेल्टोस टाइप, तो ये घर की वो गाड़ी रह जाएगी कि डेली रनिंग वाली एक चाहिए। ये तो है, तो ये तो कहीं नहीं जा रही, छोटी सी बच्ची सी कहीं से भी निकल जाती है, मजाक सेट के कहीं से निकाल लो। और इसकी लाइक सर्विस कॉस्ट और लाइक स्पेयर पार्ट्स की कॉस्ट, हर चीज बहुत कम आएगी। देख भाई थोड़ा सा बताऊंगा, सर्विस कॉस्ट तो कम नहीं है इसकी, स्पेयर पार्ट्स की मैं मान रहा हूँ कम है, सर्विस कॉस्ट कम नहीं है। आप डलवाते भी तो 5W30 हो यार, 530 वाली बात नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है वो यार। देखो मैंने ऑनलाइन देखी है, मतलब बंदों की वैसे देखी है सर्विस कॉस्ट, उनकी मोस्टली 3500 के आसपास हो जाती है। हाँ, 10,000 किलोमीटर वाली, तो मेरे हिसाब से ठीक है, इतनी बुरी नहीं है। हद मार के यार 4.5 की हो जाएगी, उससे ऊपर थोड़े होगी। ठीक है, सर्विस ठीक है इसकी। करवा के लाया था उसको 10,000 रुपए की सर्विस। वाह 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 जी वाह, मजे कर दिए, बहुत बढ़िया। बताओ 10 लाख रुपए की गाड़ी और 10,000 रुपए की सर्विस। हाँ भाई, मतलब सर्विसिंग मेंटेनेंस भी काफी उसका हाई था उस गाड़ी का। 5 लीटर तो उसके अंदर, हाँ उसका एक फॉग लैम्प 5,500 रुपए। अरे भाई, अरे ये छोड़ भाई, 5 लीटर तो इंजन ऑयल आता था उसके अंदर खाली। हाँ, इंजन ऑयल तो यही तो देखो, 3,000 रुपए का तो सिर्फ इंजन ऑयल था, सिर्फ इंजन ऑयल था। उसके ऊपर लेबर, ऑयल फिल्टर, फलाना ढिमक, 10 चीजें अलग, पूरी सर्विस हो जाएगी। हाँ, तो भाई अब थोड़ा सा मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा भाई, मारुति को जैसे कि बदनाम कर रखा है बिल्ड क्वालिटी के मामले में, तो भाई इसका श्री गणेश हो चुका है भाई? हो गया भाई। मैं जिस और थोड़ा सा ये पेंट और थोड़ा यहाँ से भी हट गया, निशान वगैरह से आ रखे हैं ना यहाँ पे। कैमरा पे इतना जस्टिस नहीं हो रहा होगा, बट भाई ठीक ठाक है। पेंट हटाओ तो दिख जाएगा, बट कोई नहीं, चलो ये करा लेंगे, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है ये। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा भाई गाड़ी की राइड क्वालिटी के बारे में। तूने मेरी भी चलाई है, ये भी चलाई, क्या फ़र्क तेरे को दिखता है? भाई मैं जैसे अभी
मतलब वहाँ से यहाँ तक भी गाड़ी लाया हूँ ना, मेरे को उतना भी एक ही पता है, फील में डिफरेंस बहुत स्मूथ है। आपकी का इंजन मेरे को मजाक छट कह रहा हूँ, इंजन रफ लग रहा है, रफ लग रहा है अब इस समय। क्लच पेडल में मेरे को थोड़ी रफनेस लग रही है, एक्सीलेटर में लग रही है, गाड़ी स्टार्ट हो रही है तो भी तब भी लग रही है। तो ये या तो कह लो 40,000 चल चुकी है, 40 का फर्क है, वही है। या तो ये फर्क है, या फिर हो सकता है फेज 2 आए तो और स्मूथ हो। देखो फेज 2 आया उससे स्मूथ हुई है, प्लस मैं बता रहा हूँ वो 40,000 की जो अब उसकी एज है ना, एज के अकॉर्डिंग उतना उसके अंदर रफनेस आना ठीक है, उतना होता है। इतना तो है कि स्मूथ तो अभी उससे बहुत ज्यादा लग रही है। बिल्कुल है, मैंने तो पहले सेल्फ मार दी, मैंने बताया तो स्मूथ है। फर्क है गाड़ियों में, दोनों में है। अब यार एक चीज़ देखना, वो 2.5 साल हो गए हैं, 40,000 चल गई है वो, इसको 2 महीने भी नहीं, इसको 2 महीने भी नहीं हुए, 5,000 चली है, तो फ़र्क तो होगा। ठीक है, अब बात करते हैं भाई टायर्स के बारे में। भाई R13 है इसके अंदर, और क्या कुछ प्लान है फ्यूचर में इसको अपग्रेड करने का? भाई एज ऑफ नाउ तो कुछ नहीं है, मतलब एटलीस्ट जब तक ये फर्स्ट सेट ऑफ टायर्स है तब तक तो ऐसे ही चलेगी। तो भाई फिर तो मुझे नहीं लगता आप कभी जिंदगी में बदल पाओगे, क्योंकि इनकी लाइफ है बहुत अच्छी। सही बता रहा हूँ, बता तो रहे आपकी 40,000 चल गई, मैं अपनी दिखाता हूँ आप लोगों को यार। 40 चल चुकी है, कोई कह देगा ये टायर 40 चले हुए हैं? इतना इसके अंदर मतलब ऑलमोस्ट 35-40% घिसे हैं। अब भी हमारे 1,00,000 किलोमीटर ये सेट पूरा देके जाएगा मेरे को अच्छे से। तो भाई उस तरीके से देखा जाए मुझे नहीं लगता आप ज़िंदगी में बदलवा पाओगे इनको, बट चलो कोई बात नहीं। अपग्रेड इसके अंदर क्या कुछ फ्यूचर में हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि ORVM की तरफ बात करते हैं सबसे पहले। ORVM मेरे को देखो, मैं वो नहीं डलवाऊंगा, मतलब वो इलेक्ट्रिक नहीं करवाऊंगा, मेरे को वायर कटिंग बिल्कुल नहीं चाहिए भाई। तो मैं बस क्या करूंगा, जैसे आपने VX वाले लगवा के छोड़ रखे हैं, और वो उनमें क्या है, उनमें मेन वो है कि फोल्ड करते टाइम फायदा हो जाता है। अंदर का जो मिरर की टुकड़ी है वो एडजस्टेड ही रहती है पहले से, तो मैं बस वो लगवा दूंगा, इलेक्ट्रिक नहीं कराऊंगा, उसके लिए वायर कटिंग होगी। 10 चीज होगी, ठीक है, नहीं कराना, बस लगा के छोड़ देंगे, और वो थोड़े दिखेंगे भी अच्छे, दिखेंगे भी बढ़िया। थोड़ा सा भाई दिखा गाड़ी के अंदर क्या कुछ एक्सेसरीज लगी हैं। भाई एक्सेसरी देखो, मड फ्लैप लगे हैं और अपने बाहर से फॉग लैंप्स लगे हैं। सारा काम एजेंसी के अंदर हुआ है ना अपना, इसमें बाहर से कुछ भी नहीं हुआ, जितना भी हुआ था गाड़ी की डिलीवरी के दिन ही हुआ था। हाँ, और ये सेंट्रल लॉकिंग है, मारुति के जेन्युइन है, निपॉन की वाली आती है मारुति। ठीक है, और अपना क्या है इसमें, ये व्हील कवर लगे थे। हाँ, व्हील कवर्स हैं, व्हील कवर्स लगे हैं। ये कर्टेन तो मैंने बाद में लगाया था, अभी हुआ है ना। और भाई इनकी फिनिशिंग जैसे कि मेरी में भी लगे हुए हैं भाई, बहुत जबरदस्त फिनिशिंग है। ये सीट कवर लगे हैं, स्टीयरिंग कवर लगा है, और सबसे बढ़िया चीज जो मेरे को लगी, मैट। ये GFX वाले मैट बहुत प्यारे हैं, मजाक से। इनमें बस ये इनको निकालो, झाड़ दो, काम खत्म, पानी मार दो, कपड़े से पोंछ दो, बात ही खत्म। ठीक है जी, ठीक है। बाकी यार एक चीज इसके अंदर मिसिंग है, साउंड सिस्टम। हाँ, वो अभी नहीं हुआ है, तसल्ली से कराएंगे, थोड़ा रिसर्च कर रहे हैं, उसके बाद ही कराएंगे साउंड सिस्टम का काम। भाई ड्राइवर सीट पे आ जाओ, गाड़ी के अंदर बैठ के बात करते हैं अब। जहाँ बात आई है भाई रिफाइनमेंट की, मैं आपसे चाहूंगा एक बार आप कार को स्टार्ट करो, बोनट ओपन करो, फिर मैं एक बार दिखाता हूँ सबको कैसी कुछ रिफाइनमेंट है। अब आइडल पे आ गया, अब वैसे साउंड सुन लो भाई। पेट्रोल पे कर दे इसको एक बार, CNG पे कन्वर्ट। हाँ, पेट्रोल। जब मैं बोलूँगा तब करना है इसको। मैं एक बार आपको हुड ओपन करके दिखाता हूँ। तो कुछ इतनी रिफाइनमेंट है इसके अंदर, ये सुन सकते हो आप लोग, कुछ इतनी इसके अंदर इंजन नॉइस है भाई। CNG पे करना है एक बार इसको। अब ये गाड़ी आपकी CNG पे कन्वर्ट हो गई है, इतनी इसके अंदर नॉइस है। AC ऑन करना, ये सुन सकते हो आप लोग। और गाड़ियों का 3 सिलेंडर है ना, मैं गारंटी कर रहा हूँ इतनी रिफाइंड नहीं होगा किसी भी कार का, चाहे कोई सी ले गया हो, इसी सेगमेंट की हो, चाहे इससे अपर सेगमेंट की भी हो। 3 सिलेंडर में मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा रिफाइंड और कोई कार है। तो थोड़ी सी भाई आदत हो रही है कि आराम से बंद करने की। रीज़न ये है ना, डैम्पिंग से हल्का सा वेट बढ़ गया मेरे दरवाज़ों में। खैर, अब बात करते हैं भाई थोड़ा सा आगे आपके बारे में। जैसे कि आपकी हाइट भाई ठीक ठाक है, 6 पॉइंट समथिंग ऊपर है, बहुत अच्छा खासा हेडरूम इसके अंदर बच रहा है। तो मजाक से हट के बहुत तगड़ा है। हाँ, स्पेस बहुत अच्छा, मतलब स्पेस के मामले में मुझे नहीं लग रहा। स्पेस के मामले में एक चीज भी कह दूंगा, मेरे को लगता था अल्ट्रोज में अच्छा खासा है, इसमें अल्ट्रोज से भी बहुत ज्यादा है। अल्ट्रोज से भी ज्यादा है। थोड़ा थाई सपोर्ट वगैरह तो कम है इसमें, है ना? हाँ, थाई सपोर्ट जरूर कम है। फ्रंट सीट में तो ठीक है, फिर भी पीछे वाली में काफी कम है। थोड़ा ऐसी है भाई, स्टूल टाइप की सीट है इसकी। मजाक से पर वही है ना, ज्यादा कोई बैठता नहीं ना आपकी कार में ना मेरी कार में, अकेले चलते हो ऑलमोस्ट। के लोग वो ही लेते हैं, 1-2 बंदे जा रहे हैं डेली रनिंग। हाँ, बस डेली रनिंग वाला हिसाब किताब है इसका। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा बात करेंगे भाई AC के बारे में। AC की कूलिंग कैसी लगती है भाई तेरे को? कूलिंग बहुत अच्छी। अब गर्मी मेरे हिसाब से पीक पे आ चुकी है ऑलमोस्ट। AC की कूलिंग ठीक है। और बाकी कर्टेन से कुछ फायदा पड़ा? जरूर पड़ता है भाई, थोड़ी धूप कम आती है तो इफेक्टिव और हो जाती है AC। ठीक है। बाकी भाई इसका ना क्लस्टर चेंज है थोड़ा सा, आप एक बार भाई दिखा दो, टूर करा दो सबको क्लस्टर का। मतलब ओवरऑल लेआउट वगैरह सेम है, बस जो छोटा सा डिफरेंस है वो जब रियर सीट बेल्ट आपकी नहीं लगी होती
तो बस यहाँ पे उनका वो साइन आ जाता है एक, ये देख लो जैसे ये आ गया, ये सीट बेल्ट का जो अभी जैसे अभी लेफ्ट वाली लग रही है तो उसका नहीं आ रहा, अब वो हटी तो देख लो तीनों का आ गया है, सारी हट चुकी बस यही मेनली तो यही फर्क है, बाकी तो अपना वो ये थोड़ा सा लेआउट भी चेंज है हल्का सा। अपने एवरेज ये तो पेट्रोल पे दिखाएगा जैसे अभी सीएनजी पे रेंज हाँ, वगैरह, और अपना ये ओडोमीटर। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है, बढ़िया भाई। और अभी बैठे हैं, जस्ट बैठे हैं कार के अंदर, और भाई कूलिंग अभी से करनी स्टार्ट कर दी है इसने, बढ़िया। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करूंगा भाई इसका क्लच वगैरह कैसा लगा तेरे को? भाई बहुत लाइट है, मजा किया, अच्छा खासा लाइट है। वैसे ऑल्ट्रोस का भी लाइट था यार, ऐसा तो नहीं है उसका तो भाई डीजल गाड़ियों के हिसाब से तो क्लच नहीं था उस गाड़ी का। हाँ, और स्टीयरिंग भी यार, हाँ उसका स्टीयरिंग, इसका स्टीयरिंग जरूर से उसका थोड़ा सा हार्ड है, बाकी क्लच उसके जैसी है, बहुत अच्छी खासी लाइट है क्लच। अब स्टीयरिंग के ऊपर आए भाई, इसके अंदर इंप्रूवमेंट हुई है स्टीयरिंग में। हाँ स्टीयरिंग जैसे मैंने आज ही आपकी चलाई थी, तो आप जैसे घर से निकले तो उसका रिटर्न, उसका हल्का सा भी रिटर्न नहीं आ रहा था। इसका पता क्या होता, पूरा रिटर्न जैसे मान लो आपने यहाँ घुमाया, जैसे रिटर्न आएगा ना तो पूरा फिर यहाँ के रुक जाता है, यहाँ से यहाँ लाना पड़ता है, बाकी आ जाता है भाई। जैसे आपकी चलाई थी उसका तो हल्का सा भी रिटर्न उसका भी खैर तरीका है, वो डिपेंड करता है, स्लो स्पीड पे नहीं आता, हाई पे उसका भी आ जाता है वो। इसमें वो है कि अगर आप क्लच भी छोड़ोगे ना स्टीयरिंग मोड के, भाई थोड़ा सा यहाँ पे दिखा सकते हैं हम, थोड़ा सा प्रैक्टिकल ऑडियंस को। स्टीयरिंग पूरा काट दिया भाई ने, स्पीड ना के बराबर है इसकी, छोड़ दे। तो ये देख सकते हो भाई स्टीयरिंग हमारा रीसेंटर हो चुका है, जो कि पूरा ही आ चुका है, नाम मात्र का, इतना तो कोई भी कर लेगा, हाथ से कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। स्लो स्पीड पे हल्का सा इसका स्टीयरिंग हार्ड लगता है ना। ठीक है, ये लो जी स्टीयरिंग इसका रीसेंटर हो रहा है, और जो अपनी वाली खड़ी है उसके अंदर ऐसी कोई भी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, मेजर तो देखो यही चेंज है, और बात करें एक और चेंज है, वो है भाई ट्रैक्शन कंट्रोल का। हाँ वो आ गया है यार, उससे मुझे यार बहुत मतलब, मैंने इस कार को ड्राइव भी करा है, इसका ड्राइव रिव्यू आपको चैनल पे देखने को मिलेगा भाई, गाड़ी बहुत स्टेबल हो गई है यार पहले से। मैं जैसे जाता हूँ भाई, मैंने 70-80 की स्पीड पे भी वैसे मोड़ी है, इधर उधर कॉर्नरिंग वगैरह करी है, गाड़ी थोड़ी सी टेढ़ी जरूर होती है, बट हाँ कोई डर नहीं लगता मेरे को इतना। टेढ़ी वो थोड़ी सी ज्यादा होती है मेरी वाली, वो थोड़ी ज्यादा होती है। तो इसमें ESP वगैरह आ गया तो उसका फर्क तो पड़ता ही है। एक चीज मारुति ने थोड़ी सी गड़बड़ ये करी है कि जो नेक्सा साइड की कार से, मैं गाड़ी बंद कर दूं, शीशे खोल लेते हैं थोड़े से। हाँ देखो, नेक्सा साइड की जितनी भी कार्स है उनके अंदर मारुति ने क्या कर रखा है कि ट्रैक्शन के साथ साथ हिल होल्ड भी डाला है, चाहे इग्निस ही क्यों ना हो, लेकिन एरिना साइड में किसी में नहीं डाला। ये थोड़ा सा मेरे को गलत लगा, कहीं ना कहीं तो उन्हें वो प्रीमियमनेस कुछ ना कुछ तो फालतू भाई देना ही पड़ेगा। तो वो चीज कहीं ना कहीं तो जस्टिफाई। हालांकि एलेक्सा के हिसाब से इसके अंदर दोनों फ्रंट की पावर विंडोज आपको देखने को मिलती हैं, जो कि और किसी एरिना की कार्स के अंदर नहीं है, इसके अंदर है। से ना एक यही फीचर होगा जो मेरे को ये लगता है कि काश ये दे देते, पर हाल तक जरूरत नहीं है। हिल होल्ड की बात कर रहा है क्या? नहीं, पावर विंडो की कह रहा हूँ मैं। अच्छा, जरूरत कहीं भी नहीं है देखो पावर विंडो की, बट वो वाली चीज आती है कि अगर आप बाहर से फिर कराने जाते हो ना, एक ये चीज में बहुत ज्यादा खर्चा आता है, और इसकी ना मतलब लाइक सरदर्दी है, क्योंकि आपका फिर अगर आपको प्रॉपर मारुति वाली कराने, जैसा मेरे जैसा आदमी के कराने का मन करेगा, ये वाला पैनल चेंज होगा। एजेंसी करती है वैसे इस काम को भाई, वो ऑफिशियल नहीं लगाते भाई, मैंने देखा था एक आध वैगन वो पीछे वाले दरवाजे में अलग से डिब्बी लगा देते हैं। पीछे वाले की डिब्बी तो है, लेकिन आगे यहाँ पे कंट्रोल आ जाते हैं। यहाँ तो आ जाते हैं, वो तो मेरे को पता है, पीछे डिब्बी वो बेकार लगती है, बट पीछे भी फिर ये वाला पैनल चेंज होना चाहिए ना, वो जेन्युइन चीज जेन्युइन लगती है। वो फिर डोर पैड चेंज होता है, वो ज्यादा बड़ा खर्चा होता है। यहाँ छेद भी है, हाँ छेद भी है, सही बात है। अब या तो देखो अगर किसी को कुछ अलग करना है तो वहाँ ट्विटर लगवा लो भाई, वो भी नहीं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, रबड़ के वो आते हैं स्टॉप टाइप से, स्टॉपर आते हैं, ठोक देते हैं, ये भी कराते हैं, ज्यादातर ट्विटर करा लेते हैं, ये भी देखा मैंने। आपका और थोड़ा स्पीकर का सेटअप, म्यूजिक का सेटअप बढ़िया हो जाएगा। ये तो है भाई, आ जाओ भाई बाहर आ जाओ, बात करते हैं। क्योंकि है क्या ना, गर्मी हो रही है तो गाड़ी के अंदर ना थोड़ा सा भभका बन जाता है, तो अंदर बैठना थोड़ा अजीब सा लगता है। बाकी लोकेशन बहुत प्यारी है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे शूट करने में। यहाँ अपनी वाली खड़ी है, ये भाई की कार है, तो मतलब फ्यूचर तेरा, मेरे को नहीं लगता है रियर पावर विंडोज़ की तेरे को ज़रूरत है भी। मैं वही तो बता रहा हूँ, जरूरत नहीं है, बट हाँ एक अगर कोई कहे कि ये फीचर जो आपके साथ जो होना चाहिए था बेस मॉडल में, ये होना चाहिए, क्योंकि भाई 2025 चल रहा है, पावर विंडो तो बहुत बेसिक चीज है। ये तो है, स्विफ्ट वगैरह में दे दिया है इन्होंने, इसमें भी दे देना चाहिए। बलिनो हर चीज में दे रहे हैं, हो सकता है नेक्स्ट अपडेट में हो सकता है कर दे कंपनी। और भाई देखो ऐसा भी नहीं है कि ये सस्ती रहेगी, खूब महंगी होती जा रही है, खूब महंगी भाई गाड़ी। अरे हाँ भाई, इससे याद आया भाई, कितने की पड़ी है अपने को गाड़ी है भाई? ये और बताओ। एक्सेसरी वगैरह हर चीज लगा के पड़ी है 692 की, 692 की पड़ी है। मतलब ये सारी गाड़ी विदाउट द कर्टेन्स, बस कर्टेन जोड़ लो, 693 1000 रुपए के कर्टेन, 1000 की कर्टेन है, 693 की एज इट इज खड़ी। खाली गाड़ी 674 की थी अपनी। हाँ 674 की। बाकी उसके ऊपर जो किट थी, किट के अंदर हमारे भाई सीट कवर्स थे, स्टेयरिंग था, फॉग लैम्प, सेंटर लॉकिंग,
सेंट्रल लॉकिंग, हाँ सेंट्रल लॉकिंग जो किट में नहीं थी, व्हील कवर और मड फ्लैप मड फ्लैप नहीं थे, और वो किट थी 16,000 कुछ रुपए, 16,000 समथिंग। फिर भी हमें ठीक डील मिल गई यार गाड़ी के हिसाब से, सही मिल गई। कुछ ही दिन पुरानी मैन्युफैक्चर्ड मिली थी हमें। हाँ ये 6 जनवरी की मैन्युफैक्चर्ड थी, हमने कब ली है? 31 को डिलीवरी ली। 31 को डिलीवरी ले ली हमने गाड़ी की। ठीक है भाई, तो ओवरऑल मतलब मेरे हिसाब से अभी तो खैर तूने 5,000 चलाई है, अब मैं थोड़ा सा बढ़ना चाहूँगा जिस पॉइंट के लिए जो पर्पस इसको हल करना चाहिए वो है माइलेज का। क्या माइलेज निकल रही है भाई गाड़ी की? भाई स्टार्टिंग में कैलकुलेट करी थी 35-36 से बड़े प्यार से आ रही थी। हाईवे रन है तेरा 70-80%? ठीक है, मतलब फुल टैंक में कितनी चल रही है ये? फुल टैंक भाई देखो मेरा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाली होने में भराता हूँ मैं, मेरे रास्ते में पड़ता है, मैं यूजुअली हर दूसरे दिन भराता हूँ। जैसे मान लो अब मैं कल शाम को वापस आया था कॉलेज से, तो मैंने कल शाम को भराई थी। ठीक है, मान लो आज कॉलेज होता तो आज जाता, मैं घर आ जाता, फिर परसों जाता, फिर परसों आते टाइम भराता। समझ गया। यूजुअली मेरा टैंक 250 किलोमीटर का साथ भर जाता है। अच्छा, 250 किलोमीटर मोस्टली चल जाती है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो फुल टैंक मतलब वही 35 के आसपास ऑन एवरेज आ रही है तेरी। खाली करूँ तो मेरा मोटा मोटा 280 से 300 किलोमीटर चल जाएगा। अब वही है ना, अभी चलाई भी काफ़ी कम है तो इतना एक्सपीरियंस अभी उस हिसाब से नहीं है, बट हाँ ऑलमोस्ट 35 के आसपास एवरेज दे रही है, जो कि मेरे हिसाब से नॉट बैड। सीएनजी का क्या रेट चल रहा है अपने? 87, 88.41। अरे भाई साहब सीएनजी बहुत आसमान छू रही है। दिल्ली में सस्ती, दिल्ली में तो कितनी? 76 है यार दिल्ली में। मैं तो दिल्ली जाता हूँ ना सीएनजी भरवा के आता हूँ हमेशा। चलो खैर, तो भाई एंड ही करना चाहूँगा आज की इस वीडियो को, कि आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाया जो वैगनर एलेक्स है, सीएनजी है, BS6 फेज 2 वाली कार है। भाई ने लगभग 5,000 किलोमीटर इसको चलाया और छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करा है। मेन हमने इस वीडियो के अंदर जो पार्ट रखा था वो था भाई टाटा की रीसेल का, और क्यों भाई इसके ऊपर शिफ्ट हुआ, क्यों टाटा हमने बेची, क्या कुछ उसकी रीसेल थी, और रीसेल तो जीरो है, आपको खैर पता चली गया आज की इस वीडियो में। एंड करते इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय एंड सी यू अगेन।